अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर फाइन। आज हम चैप्टर 2 जो काइनेमैटिक्स है उसकी क्विक सी रिवीजन करेंगे। तो अगेन तरीका वही है कि आपने ये पेज जब सामने खोलना है तो साथ में आपने बुक साइड पे रखी होनी है। तो यहाँ से साथ साथ हम देखते जाएंगे कि कौन सी आपने हेडिंग आपसे बुक के उठाई हुई है हमने, और उसको साथ आपने बुक से स्टडी कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो आपका जो पहला पेज है बुक का उसमें काइनेमैटिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ हैं बिफोर जो मेन टॉपिक है उससे ऊपर, तो उसका जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसमें डेफिनेशन दी हुई है किनेमैटिक्स की, जो हमारे टॉपिक का इस चैप्टर का नेम है। तो इसमें बताया हुआ है जो काइनेमैटिक्स है ना वो स्टडी है मोशन की। ठीक है, और इसमें हम मोशन को स्टडी तो करते हैं लेकिन इसके कॉजेज़ को स्टडी नहीं करते, सिर्फ मोशन के बारे में हमने पढ़ना है कि टाइप्स कितनी है मोशन की। ठीक है, लेकिन मोशन करवाती कौन सी चीज़ें हैं, क्यों होती है मोशन, वो हम इसमें स्टडी नहीं करेंगे, वो हम आगे थर्ड चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो पहली है डेफिनेशन वो यहाँ से कवर हो जाती है। इसके बाद जो आपकी बुक का पहला टॉपिक बनता है वो है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन में आपने क्या करना है, डेफिनेशन अच्छे से प्रिपेयर करनी है और इसकी एग्जांपल्स को याद रखना है। ठीक है, और बस ये फर्स्ट 2 लाइंस में हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इसको बुक से देख लें तो इन्होंने इसकी डेफिनेशन इस तरह से बताई है कि जो रेस्ट पे कोई भी बॉडी है ना हम उसको कैसे डिफ़ाइन कैसे करेंगे। वो ऐसे है कि अगर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तब हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉडी है, ये रेस्ट स्टेट पे है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होने से किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है, तो तब हम कहते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन द स्टेट ऑफ मोशन है। तो ये इनकी डेफिनेशन इन्होंने यहाँ इस तरह से एक्सप्लेन की हुई है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही सिंपल सी हैं। रेस्ट की ये बताई हुई है कि कोई भी पार्क है उसमें बेंच फिक्स्ड हुआ है अंडर द ट्री, तो आप जिस भी टाइम पे उसको देखोगे विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको ऑब्जर्व करो कुछ टाइम के लिए, तो आप देखोगे उसकी पोजीशन नहीं चेंज होती। ठीक है, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो रेस्ट पे है। और आगे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम देखते हैं टाइम के साथ, तो वो टाइम के साथ साथ टाइम के चेंज होने से उनकी पोजीशन चेंज हो रही होती है। एग्जांपल उन्होंने कार की दी हुई है कि कार जो है वो मोशन में तब होती है जब उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही होती है। ठीक हो गया। इसी तरह से जो अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, जो उसकी रोटेशन है वो भी मतलब मोशन में है ना, वो रेस्ट पे तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन और इस तरह से एग्जांपल आपने कर लेनी है, तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो है टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन जो है आपको 3 मेन टाइप्स बताई हुई हैं। एक है ट्रांसलेटरी, दूसरी है रोटेटरी एंड थर्ड इज़ वाइब्रेटरी मोशन। जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी आगे आपको 3 मेन जो है इसकी डिविजन्स बताई हुई हैं, रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, रैंडम। रोटेटरी और वाइब्रेटरी सिर्फ इनकी आगे मजीद डिविजन नहीं है। अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेटरी जो मोशन है ना इसकी डेफिनेशन में हमें क्या समझाया हुआ है कि ट्रांसलेटरी मोशन हम किस वक्त कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है, नॉट रोटेटरी और नॉट वाइब्रेटरी। तो इसमें इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है कि आप कंसिडर करें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो बॉडी है, उस पर इमेजिनरी पॉइंट्स कंसिडर करने हैं आपने। ठीक है, अब वो जो पॉइंट्स है ना उनकी मोशन को उन्होंने स्टडी किया है कि उन वो जो पॉइंट्स हैं, लेट्स सपोज जैसे इन्होंने P1, P2, P3 लिए हुए हैं, तो ये इनकी बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन है और बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन है कि उस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स इमेजिनरी हम कंसिडर करेंगे उनकी मोशन को ऑब्जर्व करें तो वो हमें सेम डायरेक्शन में नज़र आएंगे और बिल्कुल उनकी यूनिफॉर्म पोजीशन नज़र आएगी। तो ऐसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो इसकी एग्जाम्पल इसकी जो टाइप्स दी हुई हैं वो नीचे हैं, क्योंकि इसके बाद बुक में इन्होंने रोटेटरी शुरू कर दिया, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, फिर ट्रांसलेटरी की टाइप्स बताई हैं। तो ट्रांसलेटरी की टाइप्स पहले हम साथ ही कर लेते हैं। सबसे पहली है रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन में इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ में होती है। और इसकी एग्जांपल बता दी है कि जैसे ट्रेन ट्रैक पे मूव करती है, या गन को जब शॉट किया जाता है, या जो कोई भी एप्पल अगर ट्री से फॉल कर रहा है, यानी कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक है, इस तरह से ये सारी रेक्टिलिनियर मोशन हो जाती है। रेक्टिलिनियर की एग्जांपल में आ जाती है। जो बी है वो है सर्कुलर मोशन, या इसको कर्वीलिनियर मोशन बी कहते हैं। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, लेकिन है सर्कुलर, है तो स्ट्रेट पाथ में ना। देखिए सर्कुलर इस तरह से है ना, तो ये
लाइक बॉडी मूव तो ऐसे स्ट्रेट पाथ में कर रही है, लीनियरली मूव कर रही है, तो इस वजह से हम इसको सर्कुलर बोलते हैं। और सेकेंडली इसको हम ट्रांसलेशनल मोशन में ही रखते हैं। इसकी एग्जांपल इन्होंने बताई हुई है कि जिस तरीके से रोलर कोस्टर की मोशन होती है, ये सारी चीज़ें सर्कुलर मोशन में आ जाती हैं। और सर्कुलर मोशन को कर्वी लीनियर मोशन इस वजह से भी कहा जाता है कि इसमें जो रेडियस ऑफ रोटेशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। सर्कुलर ट्रैक जो है कर्वी लीनियर है, सर्कुलर चीज़ है, तो सर्कल में रेडियस हमेशा सेम ही होता है। आप जिस भी पॉइंट से उसको मेजर करोगे और ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो ये कर्वी लीनियर या सर्कुलर हो गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। रैंडम मोशन आगे अगला आ गया। रैंडम मोशन क्या है कि कोई भी इरेगुलर मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो किसी भी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं कर रही। इसकी एग्जांपल में काइट्स का बताया हुआ है कि जो काइट्स फ्लाई कर रहे होते हैं थ्रू द स्काई, बिल्कुल वो इरेगुलर मोशन होती है, कोई भी स्पेसिफिक पाथ नहीं होता। सिमिलरली जो बटरफ्लाई की मोशन है या मोशन ऑफ क्लाउड्स है, तो ये तमाम चीज़ें रैंडम मोशन में आ जाती हैं। और इसके एंड पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है वो हमें वेरियस सिनेरियोस में नज़र आती है। वाइड रेंज ऑफ सिचुएशन में हमें ट्रांसलेशनल मोशन ही नज़र आती है। और जो इंजीनियरिंग होगी, फिजिक्स है, एवरीडे लाइफ, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो भी हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाई देते हैं, उन सब की जो मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन ही होती है। तो ये MCQ में आ सकता है कि कौन सी मोशन जो है आपको ज़्यादा देखने में मिलती है। तो हमारा ट्रांसलेटरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम रोटेटरी की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा सेकेंड मेन टाइप है। तो बी पार्ट जो है बुक के अकॉर्डिंग उसमें लिखा हुआ है व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडरगोइंग रोटेटरी मोशन। अब रोटेटरी और सर्कुलेटरी में डिफरेंस आपको जो है वो पता होना चाहिए। रोटेटरी क्या है कि एक जो ऑब्जेक्ट है ना वो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है। सर्कुलर में तो ये है ना कि ये ट्रैक बना हुआ है, तो इसमें ये जैसे कार है तो इसकी बाउंड्री को यूं यूं कवर कर रही है, तो ये सर्कुलर है। लेकिन अगर जैसे ये पूरी बॉडी है ना और ये अपने ही एक्सिस पे यूं अराउंड मूव करना शुरू हो गया, तो ये रोटेटरी मोशन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एग्जांपल बास्केटबॉल की दिखाई हुई है जो फिगर में। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट पे है वो है हमारी वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में इन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करती है रिपीटेडली अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट फिक्स्ड पोजीशन। इसका क्या मतलब है कि कोई भी सिंपल पेंडुलम के आगे जाके आप एग्जांपल पढ़ेंगे। इसकी फ़िलहाल सिंपल सी एग्जांपल आप जो फिगर में भी आपको स्विंग की दिखाई हुई है, उसमें क्या होता है कि पहले स्विंग रेस्ट पे है, वो मीन पोजीशन पे है, उससे फिर वो हम जब फोर्स उस पर लगाते हैं तो पहले वो आगे मूव किया फिर दोबारा से पीछे मूव किया, यानी कि जिसकी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन है अबाउट मीन पोजीशन, इसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी मोशन की टाइप्स भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट टॉपिक अगर अपनी बुक पे आप आगे देखें तो वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आपने इस टॉपिक को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपने बस ये जो मैंने इसमें 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, आपने इनको बस कवर कर लेना है तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन करनी है, फिर आपने इन दोनों का SI यूनिट देखना है वो क्या है। नेचर ऑफ क्वांटिटी लिखने से मेरा मकसद ये है कि ये आया स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताना है थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे आपने इनका फार्मूला बताना है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे जो डायग्राम एग्जांपल से इन्होंने समझाई हुई है ना वो आपने करनी है। और जो एंड पॉइंट है वो ये है कि जब आप ये पूरा कर लोगे तो आप इस काबिल हो कि आप इसमें डिफरेंस लिख सको, डिफरेंशिएट कर सको। समटाइम पेपर में डिफरेंशिएट का क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशंस देख लें हम, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या दी हुई है, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनके दरमियान जो पाथ को कवर किया गया है उसकी जो लेंथ बनेगी ना, उस कवरिंग की, उस ट्रैवलिंग की, उस लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट इसका आगे बता दिया है मीटर। डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस का कोई लेना देना डायरेक्शन से नहीं है। जब भी डिस्टेंस को आपने बताना है तो हम टोटल डिस्टेंस बता देंगे कि इतना किलोमीटर है, इतना मीटर है। ऐसा यूनिट इसका मीटर है तो हम मीटर में ही बताएंगे। तो किलोमीटर में बता रहे हैं तो आपने उसको किलोमीटर से पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसमें सारा डायरेक्शन नहीं बताते कि लेट सपोज 1000 मीटर डिस्टेंस टूवर्ड्स द नॉर्थ, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद इसका फार्मूला जो है वो डिस्टेंस का जो आगे जब आप स्पीड और वेलोसिटी ये बाकी एक्सेलरेशन जब हम पढ़ेंगे तो डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो स्पीड के साथ बनता है, टाइम के साथ। तो स्पीड में उसको हम देख लेते हैं। और डायग्राम जो यहाँ पे फिगर में इन्होंने दिखाई हुई है तो फिगर 2.6 में आप इसको जो है प्रिपेयर कर लेना है कि आप इसको बना सको। तो इन्होंने यहाँ पे डिस्टेंस सारा दिखाया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम डिस्प्लेसमेंट की तरफ चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये बताई हुई है कि अभी हमने जो पढ़ा है ना कि
डिस्टेंस वो क्या है कि 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है ना वो टोटल पाथ जो है वो कवरिंग है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान ये टोटल कवरिंग यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। अब हो सकता है कि इसमें जो है ना, ये मैंने तो स्ट्रेट ड्रा किया है ना, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस में हम जब एक्सप्लेन करते हैं वो ये है कि इसमें हो सकता है बहुत सारे कर्व्ड पाथ्स आते हो, यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैवल करके जो है बॉडी अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचती है, ठीक है। तो ये सारा डिस्टेंस होता है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना कोई शॉर्ट रास्ता बीच में से निकल रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट है कि जो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी सेम ही है, मीटर ही है। नेचर ऑफ क्वांटिटीज की वेक्टर है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट आपने बतानी है तो साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी होती है, क्योंकि बॉडी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करती है तो उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है, और जो चेंज आती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, वो उसको हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से नेचर जो है वो उसकी वेक्टर होती है। इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का ये विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी हम पढ़ेंगे। डायग्राम अगेन इसमें यही वाली आ जाएगी, आप ये वाली बना सकते हैं अगर आपको बुक वाली मुश्किल लग रही है, पे डिफरेंस जो है वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को अगेन आपने इन जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं इस हिसाब से हम कवर करेंगे तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, फिर ऐसा यूनिट करना है, फिर नेचर ऑफ क्वांटिटी करनी है, फार्मूला करना है, एग्जांपल्स करनी है, और अगेन डिफरेंस भी करना है। तो डेफिनेशन सबसे पहले स्पीड की देख लेते हैं। इन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि जो स्पीड है वो मेजर है डिस्टेंस का, कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्टेंस डेल एस विद पैसेज ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ना, उस पैसेज ऑफ टाइम के साथ हम स्पीड देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो इस चीज़ को हम स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसका आगे फार्मूला बता दिया है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसका ऐसा यूनिट स्पीड का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका फार्मूला मैंने बता दिया है। एग्जांपल इसमें यहाँ पे देख लेते हैं जो इन्होंने बताई हुई है। ये तो जैसे इन्होंने एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बताई हुई, आप बिल्कुल सिंपल से भी लिख सकते हो, किसी भी कार की स्पीड बता सकते हो। इन्होंने जो है वो मोटरवे के बारे में बताया हुआ है कि जब ट्रैवल कर रहा है कोई भी पर्सन बाय रोड, तो इस्लामाबाद से पेशावर जब वो मोटरवे के ज़रिए ट्रैवल कर रहा है, तो अगर उन्होंने जो है वो लीव किया है तरनोल इंटरचेंज को 2 PM पे और क्रॉस किया है सवाबी इंटरचेंज को 3 PM पे, और जो सवाबी इंटरचेंज जो है वो 70 किलोमीटर है, तो उन्होंने डिस्टेंस के ज़रिए से जो है टाइम को डिवाइड करके स्पीड निकाली है, ठीक हो गया। और जो अगली 2 लाइन्स एग्जाम्पल के बाद लिखी हुई है उसमें ये बताया हुआ है कि कोई भी जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है ना वो कवर करती है रिलेटिवली लार्ज डिस्टेंस इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम एंड दस हैज़ अ हाई स्पीड। हम किस वक्त कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की हाई स्पीड है, ज़्यादा स्पीड है, और इसकी जो है स्पीड कम है, कि जब लार्ज डिस्टेंस को जल्दी से उसने कवर किया तो हम कहेंगे इसकी हाई स्पीड है। और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में या तो वो है कवर कर रही है, या वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है, कवर करने में टाइम बहुत ज़्यादा ले रही है, तो उसकी हम कहते हैं स्लो स्पीड है। इसके बाद क्या है कि आपने जो अभी हम वेलोसिटी भी पढ़ेंगे, तो स्पीड और वेलोसिटी के जो टॉपिक है ना, आपने उनको पहले ये सारे पॉइंट्स कवर करने के बाद ये 3 जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है बहुत, इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल अच्छे से करनी है। अब हम चूँकि स्पीड पढ़े तो पहले हम स्पीड कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम वेलोसिटी की तरफ आ जाएंगे। तो स्पीड हमने यहाँ पे इसके ये 6 पॉइंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगला जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड, फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। एवरेज स्पीड अब क्या होता है, देखिए अब आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है कि जब हम अपनी स्पीड को एक पूरा जो ट्रिप है, पूरा जो ट्रैवल हमने किया है, उसको जब कैलकुलेट करेंगे कि उस पूरे में हमारी स्पीड क्या रही थी, तो हम चूँकि बहुत ही लार्ज डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो अब क्या है कि देखिए जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी स्पीड थ्रू आउट द ट्रैवलिंग सेम तो नहीं रहती ना। कभी पाथ जो है थोड़ा स्मूथ आ जाता है, कभी उसमें थोड़ा मसला है, कभी स्पीड इंक्रीज़ होगी, कभी डिक्रीज़ होगी, कभी बिल्कुल ही रेस्ट पे आ गए, स्पीड 0 होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी है कि जो स्पीड है उसमें इंक्रीजेज़ और डिक्रीजेज़ आते हैं। तो जब हम उसका एवरेज ले लेते हैं तो हम उसको कहते हैं कि एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का इन्होंने डेफिनेशन ये दी हुई है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। तो इसमें देखा जाएगा कि टोटल टाइम आपका पूरे ट्रैवलिंग में कितना लगा है और उसमें आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, तो वो एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जब हम बात करेंगे, स्पेसिफिक टाइम पे बात करेंगे, कि मैं कहूँ कि जिस वक्त टाइम जो है ना आप
जब हमने ज़ीरो से स्टार्ट लिया है और जब आपको 30 मिनट्स हो गए या 30 सेकेंड्स हो गए, तो इस वक्त हमारी जो स्पीड है वो कितनी थी, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक इंस्टेंट पे जब हम बात करेंगे स्पीड की। इसके बाद है यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करती है, कवर करती है, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। लेकिन अगर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में वो नहीं कवर कर रही, तो फिर वो जो है वेरिएबल स्पीड होगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने स्पीड कंप्लीट कर ली। अब वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली इसी सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। वेलोसिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है ना वो स्पीड से सिमिलर है, लेकिन इसको फिर अगर सिमिलर है तो अलग बनाने का क्या मकसद है, वो ये है कि ये ना वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि जो वेलोसिटी है वो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी हमने स्पीड में क्या पढ़ा था कि हम ये देख रहे थे कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है। वेलोसिटी में हमने देखनी है कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुई है। यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। इसके बाद इसका ऐसा यूनिट सेम ही है, नेचर ऑफ क्वांटिटी वेक्टर आ जाएगी। इसका फार्मूला आप देख लें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल कोई इसमें दी हुई है, नहीं दी हुई, आप बिल्कुल उसी को जो कोई भी जो हमने ऊपर स्टडी किया है ना उसी को आप विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बता सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी बता सकते हैं। बस आपने इसमें ये एडिशन करना है कि आपने साथ में डायरेक्शन का जो है वो इजाफा कर देना है और एंड पे आप डिफरेंस बता सको। अब जो अगले इसके पॉइंट्स है कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। अब इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी को पढ़ लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी जिस तरह से एवरेज स्पीड थी उसमें क्या था कि जो टोटल डिस्टेंस था उसको हमने टोटल टाइम से जो है डिवाइड किया था, तो हमारे पास एवरेज जो स्पीड आ गई थी। सेम उसी तरह से अब हम एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी टोटल हमारी कवर हुई है डिस्प्लेसमेंट, उसको टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, जिस तरह से आगे मैंने एग्जांपल दी कि हम किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे बात करेंगे कि 30 सेकंड जब पास हो चुके थे तो उस वक्त इस बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या बताया हुआ है अगेन कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो है कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज द वेलोसिटी दैट डज नॉट चेंज, ठीक है, और अगर वो चेंज हो जाती है तो इसका मतलब है वो वेरिएबल वेलोसिटी। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है सैटेलाइट की, कि वो सैटेलाइट जो कि मूव करती है कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती क्योंकि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुए जा रही होती है। तो यहाँ तक हमारा यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी कवर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। जिस तरह से हमने स्पीड और वेलोसिटी उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है, इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर हम एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए सबसे पहले डेफिनेशन देख लें बुक पे, द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी है ना एक ऑब्जेक्ट की, वो कितना चेंज होती रही है टाइम के हिसाब से, कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है जब टाइम में इतना चेंज आया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन टाइम से, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एक्सेलरेशन की आती है। सेकेंडली आपने इसमें ऐसा यूनिट लिखना है, वो मीटर्स ms-2 आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद नेचर एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें भी आपको हमेशा डायरेक्शन भी बतानी होती है। इसका आगे फार्मूला देख लें, जो हम चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम लिखेंगे वो इसका फार्मूला आ जाएगा। एग्जांपल यहाँ जो आपकी बुक में दी हुई है इसको आप जो है वो लिख सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट है जी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इसको पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को सिंपल तरीका जो है समझने का वो ये है, यूनिफॉर्म की पहले बात कर लें कि चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जो वेलोसिटी है ना उसमें चेंज इक्वली चेंज आया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका क्या मतलब है, अब ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हम इससे समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। हम ना वेलोसिटी को टाइम के साथ देख रहे हैं ना कि उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आया है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जिस वक्त हमारा टाइम जो है ना 10 सेकंड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 सेकंड पे हमने वेलोसिटी नोट की वो 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15 सेकंड पे जो है वो 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी, और जब 15 से 20 का टाइम इंक्रीमेंट हमने देखा तो वो अब 10 से 15 तक जा चुकी थी। तो ये आपको देखने से लग नहीं रहा कि इक्वल, जब टाइम में हम चेंज देख रहे हैं तो इक्वल ही चेंज आपकी वेलोसिटी में आ रहा है 5 के फैक्टर से, 10 से 15, फिर 15 से 20, यानी कि हम 5 के फैक्टर के इंक्रीमेंट देख रहे हैं। और यहाँ पे जब हमने वेलोसिटी को साथ साथ उसी टाइम के अकॉर्डिंगली देखा तो हमने देखा कि 10 सेकंड पे वेलोसिटी
वेलोसिटी 5 थी। जब हमने दोबारा 5 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी देखी वो 10 हो चुकी थी, 10 इंक्रीमेंट उसमें जो आ रहा था। और जब हमने दोबारा मज़ीद 5 सेकंड्स के बाद अपनी वेलोसिटी देखी तो वो 15 थी। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ इक्वली चेंज आया है वेलोसिटी में, तो इसको हम यूनिफॉर्म जो है एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो है, एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सेकेंडली इन्होंने बताया हुआ है इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें इन्होंने जो है वो जो सेकंड पैराग्राफ है ना उसमें बताया हुआ है कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए हम जो एयर रेजिस्टेंस है उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो स्मॉल पीसीज है, बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसके लिए नहीं निगलेक्ट किया जा सकता। एग्जांपल इन्होंने दी हुई है कि जैसे कॉइन है, छोटी सी चीज़ है, तो और एक कॉइन है और दूसरा शीट ऑफ पेपर है और एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब हमने इन दोनों को ड्रॉप किया है तो हमें ये नज़र आएगा जो कॉइन है ना वो मूव फास्टर करेगा एज़ कम्पेयर टू पेपर, ठीक है। और जिस वक्त हम एयर को रिमूव कर देंगे, एयर रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया है, तो जो कॉइन और पेपर है ना उनमें सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। ये बताना यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि अब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर ऑब्जेक्ट पे सेम लगेगी, सेम उनको अट्रैक्ट करेगी। तो कॉइन और पेपर जो है वो सेम एक्सेलरेशन फेस करेंगे और सेम रेट पे फॉल करेंगे। लेकिन जिस वक्त हमने उसको निगलेक्ट किया था एयर रेजिस्टेंस को, तो कॉइन जो है वो फास्टर मूव किया था। और आगे पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया हुआ है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की उस वक्त होगी कि जब जो ऑब्जेक्ट है ना वो अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर मूव करेगा तो उसकी नेगेटिव हो जाएगी। अलोंग द ग्रेविटी की जो डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी जो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव में होगी। और अगेंस्ट अगर वो जा रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिस तरह से बॉल है मैं अपवर्ड फेंकती हूँ तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हम नेगेटिव में लेते हैं, ठीक हो क्या। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में सबसे पहले आपको बताया हुआ है ग्राफ को हम क्यों यूज़ करते हैं, कि ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं इक्वल डिस्टेंसेस पे। ये एफिशिएंट मेथड है जब हमने रिलेशनशिप टू फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताना होता है। और ग्राफ जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके रिलेशनशिप बताता है वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से हम ग्राफ को यूज़ करते हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बता दिया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान जो है प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ में क्या होता है, आपके पास एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है जिसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक होता है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। आपने ये याद रखना होता है कि आपने इस स्पेसिफिक ग्राफ में, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो उसमें कौन सी चीज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्रॉस लेनी है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या जो एक्स एक्सिस है उस पर टाइम लिया हुआ है और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमने डिस्टेंस ले लेना है, ठीक हो गया। वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस, इस पे आपने ये क्वांटिटी जो लेनी है उसका ध्यान रखना है। अब जो स्लोप है या जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो आपको स्पीड देती है, ठीक है। जब हमने स्पीड कैलकुलेट करनी होती है तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टॉपिक की तरफ बुक से आ जाए, इस पे लिखा हुआ है कि द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। अब इसमें देखिए जो फिगर बनी हुई है, फिगर जो बी पार्ट है फिगर का, उसमें देखें क्या है कि आपको जो वाई एक्सिस है उस पर डिस्टेंस लिया हुआ है और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर अगेंस्ट टाइम लिया हुआ है। अब टाइम तो इतना ज़्यादा लिया हुआ ना इस तरीके, तो यहाँ पे टाइम लिया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं टाइम की यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हुआ है, तो अब हम एक टाइम पे पूरा डिस्टेंस या पूरा टाइम तो नहीं हम जो है स्टडी कर रहे होते ना। लेट सपोज मैं एक टाइम पे जो स्पीड निकालना चाह रही हूँ वो मैं यहाँ पे लेट सपोज 10 सेकेंड्स है, तो मैं 10 सेकेंड की अगर स्पीड निकालना चाह रही हूँ तो हमने फिर यहाँ से इनको देखना होता है कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ पे मैच कर रही है। तो ये फिर कोऑर्डिनेट बन जाते हैं कि अगर डिस्टेंस की कोऑर्डिनेट जो मैं इस वक्त पढ़ना चाह रही हूँ ये वाला कोऑर्डिनेट है वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, और जो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल के क्रॉस स्टडी कर रही हूँ 10 सेकेंड वाला टाइम, तो ये यहाँ का हॉरिजॉन्टल जो है वो कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट है। तो जब हमने स्पीड निकालनी है, जो स्लोप है ग्रेडियंट की, वो डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम दो यहाँ के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं तो इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि ये 20 है और ये 15 है, तो 20 माइनस 15 ये डिफरेंस इसका आ गया। और डिवाइड किससे करना है कि जो हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स है, ये अगर 10 है और ये 15 है, तो इन दो को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन क्या दी हुई है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। तो ये इस वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइड
डिवाइड करूँगी मैं इस हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से, तो मेरे पास स्पीड निकल आएगी जो कि इसकी स्लोप से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में अगेन आपने ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे आपने कौन सी वैल्यू लेनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और वर्टिकल एक्सिस पे आपने कौन सी वैल्यू लेनी है। अब अगर स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी टाइम लेंगे, ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो हम स्पीड लेंगे। अब इस ग्राफ में दो बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप है ना, जो ग्रेडियंट है वो आपको एक्सेलरेशन देगा, और जो एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व है उसकी मदद से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ग्रेडियंट को डिस्कस किया हुआ है। ग्रेडियंट को अगेन उसी तरह से डिफाइन किया कि जब हम वर्टिकल कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को डिवाइड करेंगे हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस से, तो हमारे पास ग्रेडियंट या स्लोप आएगी और वो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दे रही होगी। ठीक है, और इसके बाद एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ जो हमें डिस्टेंस ट्रैवल देता है उसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी मोशन है ना किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की, अगर वो प्रॉपर है, कोई सिमेट्रिक शेप बना रही है ना, तो हम उसी शेप का जो एरिया है ना उससे डिस्टेंस कवर जो है वो निकाल सकते हैं। वो किस तरीके से कि जैसे फिगर 2.14 बनी हुई है, तो इसमें जिस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ये पूरा कवर किया है ना, तो वो इस तरह की शेप बन रही है कि पूरी रेक्टेंगल बन रही है। तो अब हम इसका डिस्टेंस अगर निकालना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो वो निकाल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से जो फिगर 2.15 बनी हुई है उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसने ट्रायंगुलर शेप में अपना जो पाथ है उसका पूरा वो उसने कवर किया। तो अब हम यहाँ से इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ भी निकाल सकते हैं जो कि हमें डिस्टेंस देगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी और आई विल ट्राई कि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।